Hello students, good morning. Today is the lecture number 2 of respiration. Last lecture में हमने मतलब कि lecture number 1 में respiration में हमने समझा था कि types of respiration क्या है, aerobic respiration क्या होता है, anaerobic respiration क्या होता है, ATP क्या होता है, उसके बारे में हमने समझा था और आपने अच्छे से इसको समझ लिया है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि respiration जो होता है वो उसके कौन से स्टेजेस में होता है, रेस्पिरेशन कितने स्टेज में और किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो रेस्पिरेशन के दो स्टेज आपको समझने हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेकंड इज इंटरनल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल जैसे कि आपको पता है कि एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल मतलब कि विच इज हैपन इन आउटसाइड। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि बाहर बॉडी के बाहर की साइड अगर जो हो रहा है उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम बोल सकते हैं। एंड दूसरा जो है वो है इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब कि बॉडी के अंदर जो होगा वो। ओके, तो सबसे पहले एक्सटर्नल की बात करें तो सबसे पहले यहां पे हम लिख देते हैं स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। Stages of respiration, two stages are there. First is external respiration. External respiration में हमें देखना है ब्रीदिंग। फर्स्ट स्टेप इसका होता है ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग मतलब कि इनहेलिंग एंड एक्सहॉस्टिंग गैसेस, मतलब कि ऑक्सीजन इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट करना, ये सारी जो गैसियस एक्सचेंज होती है उसको बोला जाता है ब्रीदिंग। सेकंड इज गैसियस एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है या ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में अंदर जब जाता है, जब हमारे लंग्स में जाता है तो वो लंग्स के थ्रू ब्लड को ट्रांसफर होता है। जैसे कि ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, उसके बाद ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गया और लंग्स के थ्रू वो ब्लड को ट्रांसफर होता है, तो ब्लड में वो ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगा और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ट्रांसफर हो जाएगा हमारे लंग्स को और लंग्स में से वापस से कार्बन डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट होगा। तो ये जो प्रोसेस है उसको बताई जाती है गैसियस एक्सचेंज। ओके, नाउ सेकंड जो स्टेज है रेस्पिरेशन का, जो सेकंड स्टेज है दैट इज द इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इंटरनल जैसे कि आपको नेम से पता चल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर होता होगा। तो गैसियस एक्सचेंज में जो गैस एक्सचेंज हुआ था ब्लड को, अब वो ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाएगी हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट सेल्स के पास और सेल्स में वो एक्सचेंज करेगी गैसेस को। सेल के साइटोप्लाज्म को वो ऑक्सीजन देगी और साइटोप्लाज्म में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सेप्ट करेगी। तो ये जो एक्सचेंज जो सेल के अंदर होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में जो होता है उसको बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इतने स्टेज में कोई भी एनिमल की बॉडी में रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है। तो रेस्पिरेशन ये दो स्टेज में होता है, मतलब कि एक्सटर्नली और इंटरनली, जो कि आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखने जाए तो नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो हमें पता है जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तभी हो पाएगी जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई हो पाएगा। अगर उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ही फोटोसिंथेसिस होगी। तो मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए कहीं ना कहीं प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ कभी प्लांट्स के कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो प्लांट्स के मेन ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो मेन 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के। तो
जिसमें फर्स्ट ऑर्गन होता है लीव्स, देन आफ्टर स्टेम्स, देन आफ्टर रूट्स। ये तीन मेन ऐसे ऑर्गन है जो प्लांट के पास होते हैं। एक होता है लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। तो हम पहले समझते हैं लीव्स के लिए। लीव्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो लीव्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद हमने समझा था लीव्स में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो पोर्स को हमने बताया था स्टोमाटा, याद होगा आपको शायद। स्टोमाटा के बारे में हमने समझा। स्टोमाटा जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स के एपिडर्मल सरफेस पे, एपिडर्मल मतलब कि आउटर सरफेस में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो पोर्स के थ्रू गार्ड सेल्स, जैसे ही वाटर उसके अंदर एंटर होता है तो गार्ड सेल्स ये पोर्स को ओपन कर देते हैं और वो ओपन पोर्स में से आउटसाइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल के अंदर एंटर होता है और मतलब कि लीव्स के अंदर एंटर होता है और ये उसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डे टाइम के ड्यूरिंग होती है और डे टाइम के ड्यूरिंग जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग-अलग सिचुएशन पे अलग-अलग होगी। मतलब कि प्लांट की जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो डिपेंड करेगी ऑन द एनवायरनमेंट कंडीशन। मतलब कि डे टाइम होगा तब कुछ अलग से रेस्पिरेशन होती होगी और ड्यूरिंग नाइट रेस्पिरेशन कुछ अलग पोजीशन पे होती होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, ऑक्सीजन जनरेट होता है। ओके, तो मतलब डे टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही होगी तब कार्बन डाइऑक्साइड इन होगा, मतलब कि लीव्स के अंदर जाएगा और वही वक्त पे जो ऑक्सीजन होगा वो आउट मतलब कि बाहर जाएगा। और नाइट के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रही होती है तब इसकी रिवर्स प्रोसेस हो जाती है। मतलब कि ऑक्सीजन इन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है। ठीक है, इंसान के जैसे ऑक्सीजन अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है। इसीलिए माइथोलॉजिकली अगर देखने जाए तो अपने दादा दादी को ऐसे बोलते हुए सुना होगा कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? उसका रीजन ये है कि रात के टाइम पे ऑक्सीजन ट्रीज के अंदर एंटर होता है, तो मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है वहां पे। कहां पे? ट्रीज के नीचे के एरिया में ऑक्सीजन की ज्यादा से ज्यादा डेफिशिएंसी होती है। डेफिशिएंसी मतलब कि कम होता है, तो वहां पे ऑक्सीजन कम होने की वजह से आपको शायद सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए रात को झाड़ के नीचे मतलब ट्रीज के नीचे नहीं सोना चाहिए, उसका रीजन ये। ओके, सो लीव्स में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो इस तरह से होती है। मेन उसका जो ऑर्गन है वो स्टोमाटा के थ्रू रेस्पिरेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्लांट्स का जब दूसरा जो पार्ट है, प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स के बारे में बात की जाए तो वो आता है रूट्स। अब ये जो रूट्स होते हैं वो जनरली अंडरग्राउंड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूं, सपोज कि ये स्टेम्स है, कोई भी ट्री का स्टेम है और उसके नीचे यहाँ पे सपोज कि उसका एक मेन रूट आया हुआ है और ये रूट्स की सपोज की कुछ इस तरह की ब्रांचेस होती है। सपोज कि इस तरह से रूट्स की ब्रांचेस बनी हुई है। अब ये ब्रांचेस के ऊपर स्मॉल हेयर ऑफ रूट्स प्रेजेंट होते हैं। ये उसके जो आउटर सेल्स होते हैं, ये रूट्स के जो आउटर सेल्स होते हैं वो हेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो बन जाता है यहाँ पे रूट्स में। अब इसके सराउंडिंग पूरे सैंड पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे इसके सराउंडिंग सैंड पार्टिकल्स होते हैं जिसके बीच में कुछ स्पेस होती है। ये सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं उसके बीच में थोड़ी सी जगह रहती है, स्पेस होती है और वो स्पेस में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है यहाँ पे। मतलब कि सैंड पार्टिकल्स के बीच में जो थोड़ी बहुत स्पेस रहती है वहां पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है और वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ये रूट हेयर के थ्रू इसमें एंटर होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इसमें ये एंटर होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया था कि वाटर किस तरह से रूट्स के थ्रू ऊपर उठता है, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जाता है। डिफ्यूजन मतलब कि एक जगह पे डेफिशिएंसी है, एक जगह पे एक्सेसिव है, तो वहां से जहां पे एक्सेसिव है वहां से जहां पे डेफिशिएंसी है वहां पे ट्रांसफर होने की प्रोसेस को बताया जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस। तो जैसे कि यहाँ पे जो सैंड पार्टिकल्स है वो सैंड पार्टिकल्स के बीच में ऑक्सीजन की एक्सेस है, मतलब कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन होगा, और रूट के साथ साथ रूट हेयर में भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। तो ज्यादा एरिया से मतलब कि हायर रीजन से लोअर रीजन में ऑक्सीजन की ट्रांसफरिंग होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो रूट हेयर के थ्रू होता है। जो रूट की जो ब्रांचेस होती है उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपने कोई पौधा अगर जमीन से उखाड़ा हो, निकाला हो, तो आपने देखा होगा कि उसकी जो रूट्स होती है उसके ऊपर छोटे छोटे धागे जैसे होते हैं, बहुत ही पतले हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बताया जाता है रूट हेयर, और उसके ही थ्रू गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इन होता है, और इसके अलावा प्लांट में जिसकी जरूरत नहीं है वैसे गैसेस भी ये रूट हेयर के थ्रू ही सैंड में वापस से रिजेक्ट किए जाते हैं। ये बात हुई छोटे पौधे की जिसमें रूट हेयर प्रेजेंट होता है। बट अब हम बात करते हैं कि सपोज की रूट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, रूट की थिकनेस बहुत ही ज्यादा है और उसके रूट हेयर नहीं है, तो वैसे केस में रूट की जो आउटर सरफेस है वहां पे डेड सेल्स बहुत ही ज्यादा होंगे, और ये जो डेड सेल्स है उसके ऊपर छोटे पोर्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो छोटे पोर्स है उसको बताया जाता है लेंटिल्स। क्या बोला जाता है इसको? लेंटिल्स बोला जाता है। और ये लेंटिल्स के थ्रू, जो लेंटिल्स है वो लेंटिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है जहां पे रूट हेयर प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो जहां पे रूट हेयर है वहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस से रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है रूट में, और जहां पे रूट हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं वहां पे लेंटिल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो लेंटिल्स के थ्रू रूट में ट्रांसफर ऑफ गैसेस मतलब गैसियस एक्सचेंज वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो ये प्रोसेस हुई रूट्स में रेस्पिरेशन। उसके बाद थर्ड और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ट्री का, और वो है स्टेम। स्टेम क्या होता है? तो स्टेम जैसे कि आपको पता है कि बाहर का उसका जो पार्ट है जिसमें सारी ब्रांचेस टिकी हुई होती है, ये पार्ट जिसको हम स्टेम बोलते हैं। तो ट्री का वो पार्ट जिसके ऊपर सारी ब्रांचेस, जो ट्री की ब्रांचेस रहती है वो टिकी हुई होती है, उसको बताया जाता है स्टेम। और स्टेम की जो आउटर बार्क होती है, बार्क मतलब कि उसकी आउटर सरफेस जो होती है उसके ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो पोर्स को बोला जाता है लेंटिल्स। और जैसे यहाँ पे रूट हेयर में जो डेड सेल्स के लेंटिल्स थे, उसी तरह के लेंटिल्स आपको स्टेम में भी देखने को मिलते हैं, और स्टेम में जो लेंटिल्स होते हैं उसके ही थ्रू वहां पे गैसियस एक्सचेंज होती है। तो मतलब कि इसमें स्टेम्स में लेंटिल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज आपको देखने को मिलती है। अब तो प्लांट की बात करें तो प्लांट में जितने भी ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स अपने हिसाब से उसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से वो गैसियस एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि किसी को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहेंगे, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो ऑक्सीजन लेते रहेंगे, और जिसकी जरूरत नहीं होती है तो जहां से ये प्रोसेस होती है मतलब एक्सचेंज की प्रोसेस होती है वहां से ही वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस हम डिफरेंट ऑर्गन्स प्लांट्स में भी हम देख सकते हैं। ओके, अब रेस्पिरेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, या फिर एनिमल्स भी हम लिख सकते हैं। डिफरेंट एनिमल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस किस तरह से होती है? तो जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं
एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब कि जो एनिमल्स की जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं उसकी अगर हम बात करने जाए तो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो लिटिल बिट फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। मतलब कि जो जमीन पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसके कंपैरिजन में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका रेस्पिरेशन रेट थोड़ा सा हाई रहता है। और रीजन भी है उसका, क्योंकि एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं वाटर उसके जो सराउंडिंग प्रेजेंट होता है, एक्वेटिक एनिमल्स मतलब कि पानी में रहने वाले एनिमल्स उसके सराउंडिंग जो वाटर प्रेजेंट होता है उनको वहीं से रेस्पिरेशन करना है। अब वाटर में डाइल्यूटेड जो ऑक्सीजन होगा मतलब कि उसमें मिला हुआ पानी में मिला हुआ जो ऑक्सीजन होगा उनको वही ऑक्सीजन एक्सेप्ट करना है। अब वो जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब कि उनकी जो प्रपोर्शन होती है वो बहुत ही कम होती है। और एक एक्सपेरिमेंट से ऐसा भी पता चला है कि सपोज कि 100% अगर हम जैसे कि हमने एक गिलास पानी का लिया हुआ है और उसमें कुछ बहुत ही 40% के अराउंड ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। H2O मतलब कि H2O का जो ऑक्सीजन होता है उसकी बात नहीं हो रही है। H2O के अलावा उसमें कुछ डाइल्यूटेड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसमें मिला हुआ ऑक्सीजन होता है। वो ऑक्सीजन बहुत ही कम होने की वजह से उनका जो बॉडी का रेस्पिरेशन रेट होता है वो हाई होता है। और ये जो एनिमल्स है वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर अपने मुंह में डाल देते, जैसे कि हम कुल्ला कर रहे होते हैं तो जितने अमाउंट ऑफ वाटर अपने मुंह में हम ले सकते हैं उतना वाटर एक टाइम के लिए वो अपने मुंह में लेते हैं और वाटर अंदर जाने के बाद वो फोर्स करते हैं उनको, उनके जो रेस्पिरेशन ऑर्गन है उनका नाम है गिल्स, GILLS, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर ये वाटर को ट्रांसफर करते हैं। और गिल्स क्या करती है, गिल्स अपने जैसे टेरेस्ट्रियल के लिए लम्स होते हैं वैसे इनमें गिल्स होते हैं। तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है, मतलब कि वाटर में जो डाइल्यूटेड ऑक्सीजन है वो उनके ब्लड को जाता है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है वहां पे वापस से उनके ये जो वाटर उसने लिया था उसके अंदर। अब ये जो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वाला वाटर है वो बाहर फेंक देगा और वापस से कुछ नया जो ऑक्सीजन वाला जो वाटर होगा वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, मतलब कुछ अमाउंट उसने अंदर लिया, वहां पे गैसेस एक्सचेंज हुई, उसके बाद वो वाटर बाहर निकल देता है। तो इस तरह से एक्वेटिक एनिमल्स में हमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है और ये जो रेट होता है उनका जो ट्रांसफरिंग रेट होता है वो बहुत ही हाई होता है। ओके, नाउ सेकंड चीज टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब कि जो जमीन पे रहने वाले एनिमल्स है उसमें इंसान भी आ जाते हैं, तो उनके सराउंडिंग तो एटमॉस्फेरिक एयर ही प्रेजेंट होती है और वो जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें से उनको जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो अपने कुछ रेस्पिरेशन ऑर्गन उनके पास प्रेजेंट होता है और वो रेस्पिरेशन ऑर्गन के थ्रू वो कुछ ना कुछ गैस कलेक्ट करते हैं और वो अपने लंग्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करते रहते हैं। बट यहाँ पे एक और चीज आपको समझनी है कि गैसियस एक्सचेंज के लिए कुछ कंडीशन होती है ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा होना चाहिए, तो एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि वो इजीली गैसेस एक्सचेंज कर सके, मतलब कि उसकी जो वॉल होती है वो थिन होनी चाहिए, पतली सी वॉल होनी चाहिए। इतनी अगर थिक वॉल हुई तो गैसियस एक्सचेंज फास्ट वे में नहीं हो पाएगा। दूसरा डिफ्यूजन मतलब कि ट्रांसफरिंग रेट, गैसेस का जो ट्रांसफरिंग होता है, जैसे कि हम यहाँ से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो ये जो रेट है वो भी फास्ट हो सके उसके लिए ये जो पूरा पाथ होता है वो भी मॉइस्ट होना चाहिए, मतलब कि उसमें
ये जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो ज्यादा हाई रहना चाहिए, मतलब कि थोड़ा बहुत गीला होना चाहिए, तो ही वो रेट फास्टर कर सकता है। तो ये सारी कुछ खूबी होनी चाहिए जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज फास्ट हो सके। तो आपको ये याद रखना है उसकी कंडीशंस क्या होती है, किस तरह से हम उसके रेट को हाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में रेस्पिरेशन के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के स्टेजेस क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल, उसके बाद रेस्पिरेशन प्लांट्स में किस तरह से होता है। एनिमल्स में दो टाइप में होता है, एक तो एक्वेटिक होता है, दूसरा टेरेस्ट्रियल होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझेंगे, चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था वैसे ही ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी में से एक गिना जा सकता है ये चैप्टर के लिए। ओके, तब तक आज के लेक्चर के लिए ये आप नोट डाउन कर लो और अच्छे से इसको लिख के समझ लेना।